शुरुआत करना थोड़ा-सा मुश्किल था कि लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। टफ़ नहीं था, थोड़ा चैलेंजिंग चैलेंजिंग ज़रूर था। 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था और 21 में मुझे डीएसपी में फर्स्ट रैंक मिली। किसी को देख के पहले तो हमें तैयारी नहीं करनी है। ये है एक ऐसी टनल है कि आप एक बार घुस गए तो पर आप वापस नहीं जा सकते, बस सीधे एग्ज़िट ही है। तो इस नेटवर्क ने मुझे स्मार्ट स्टडी करने में बहुत हेल्प किया। तो मैंने ये रखा था कि 7 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी है। चाहे मैं दिन भर घूमूं, चाहे मैं दिन भर घर में रहूं, बाहर रहूं, जैसे मैं अपना सारा काम करने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, उससे मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। सर्दियों के साथ साथ इस बार यूपी पीसीएस के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। लखनऊ की शिप्रा पांडे इस बार रैंक 1 के साथ ये डीएसपी ऑफिसर बनी। हमारे साथ मौजूद है शिप्रा पांडे जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी कैसी थी तैयारी जीत की। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको डीएसपी ऑफिसर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है ये हमारे अपनी लिए। जर्नी के बारे में बताइए, जैसे एज अ साइंटिस्ट से आप टुवर्ड्स दिस कैसा रहा? मैंने अपनी पीएचडी 2015 में कंप्लीट की। उसके बाद मुझे बाहर यूएस में साइंटिस्ट की पोजीशन मिली, बट मैरिज और कुछ फैमिली की सिचुएशन ऐसी रही कि मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाई। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर बेबी हुआ मेरा 18 में। 17 में शादी हुई, 18 में बेबी हुआ। और मैं यहाँ इंडिया में अप्लाई कर रही थी, पर कहीं पे चीज़ें नहीं सेटल हो पा रही थी। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स ड्राफ्ट साइन कराने आए थे, तो मुझे लगा कि मुझे इधर भी एक बार शुरुआत करनी चाहिए। तो 19 में फिर मैंने प्रीलिम्स दिया यूपी का, पीसीएस का, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया था और 21 में मुझे डीएसपी में फर्स्ट रैंक मिली। कितना टफ रहा ये जर्नी? टफ नहीं था, थोड़ा चैलेंजिंग चैलेंजिंग ज़रूर था। छोटा बच्चा था तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर ऑल क्रेडिट टू माय हस्बैंड कि उन्होंने इस जर्नी में मेरा पूरा साथ दिया और हम लोगों ने बिल्कुल प्लान्ड वे में फोकस्ड तरीके से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के और कम समय में इस सक्सेस को अचीव किया। स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि हमें 2 साल तैयारी करनी चाहिए, 3 साल करनी चाहिए, कुछ 10-10 साल करते हैं, कुछ 10th के बाद करना शुरू कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए जिसको आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर सकें? मुझे लगता है कि किसी को देख के पहले तो हमें तैयारी नहीं करनी है। सबसे पहले ये खुद से आना चाहिए कि जब आपको लगे आप ग्रेजुएट हो गए हो। कुछ लोग जो मोस्ट अवेयर ज़्यादा हैं, जिन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन से ही हमें शुरू कर देना चाहिए। पर मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए और उसके बाद आप अपना 1 से 2 साल बिल्कुल फ़ोकस्ड होके आप किसी तैयारी में दीजिए। असली तैयारी जो होती है वो शुरुआत के ही 2 सालों में होती है। उसके बाद फिर आप वो मोटिवेशन बनाए रखना मुश्किल होता है। तो आप अपना 1 से डेढ़ साल ग्रेजुएशन के बाद पूरे डेडिकेशन से दीजिए और इस एग्ज़ाम में आइए, आप डेफ़िनेटली सक्सीड होंगे। जैसे आपका इस बार थर्ड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला, सेकंड में मेंस में कुछ लोगों का नहीं निकलता है, कुछ का इंटरव्यू छूट जाता है, थर्ड में आपने क्लियर किया। तो ये 3 साल मतलब खुद को मोटिवेट आपने कैसे किया कि नहीं मुझे करना ही करना है? अ, ये है एक ऐसी टनल है कि आप एक बार घुस गए तो पर आप वापस नहीं जा सकते, बस सीधे एग्ज़िट ही है। तो जब अब पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, तो उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ क्योंकि मैंने 2 महीने पढ़ के दिया था। लेकिन मुझे पता था कि ये मेरी कमी थी, मैंने सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार प्री अच्छे से तैयार करके दूँगी। तो 2020 में मैंने दिया तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। साथ में मेरा एक एग्ज़ाम और था रिव्यू ऑफ़िसर का। वो दोनों था। तो हुआ ये कि दोनों का मेंस 20 दिन के अंतर पे पड़ गया। तो मेरा पहले ये था कि मुझे एक जॉब चाहिए थी, तो मैंने रिव्यू ऑफ़िसर पे फ़ोकस किया। इसका मेंस देने के बाद मेरे पास टाइम बहुत कम बचा, तो मैं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाई। 20 में मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने 6-7 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी मुझे पता था कि मैंने मेंस में अपना 100% नहीं दिया। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक अटेम्प्ट ऐसा दूँगी जिसमें मैं हर फ़ेज़ को अपना 100% दे पाऊँ।
तो वो मैंने किया और 21 सिलेक्शन हो गया। कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है कि लाइक पापा ने बोला इसलिए तैयारी करना है, आपका मोटिवेशन कौन है? मेरे मन में पहले से था ये चीज़ें कि मुझे करना है, पर एक बार जब मैं ये करना चाहती थी उस टाइम पे मेरी मदर काफ़ी बीमार हो गई थी, और फिर सिचुएशन ने मुझे गाइड किया कि मैं, चूँकि मेरा साइंस में भी इंटरेस्ट था, इधर भी था, बहुत डायलेमा था, तो मैंने उस टाइम पे साइंटिफिक फील्ड अपना चूज़ किया। जब मैं अपनी थीसिस लिख रही थी 15 में, तो मैंने एक जगह क्लासेस भी ज्वाइन की, कुछ दिन 10 12 15 दिन गई, पर नहीं हो पाया, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब शादी हुई और चीज़ें, फिर मुझे लगा कि करियर कहीं ना कहीं डार्क में जा रहा है, तो फिर से मुझे दूसरों को, मतलब जब मैंने देखा, और वो पुरानी जो अंदर इच्छा थी कहीं ना कहीं, वो फिर से मेरे अंदर आई और मैंने इसको करना स्टार्ट किया। तो आप एज अ लाइक पहले साइंटिस्ट बनी फिर टुवर्ड्स दिस, तो मतलब कितना डिफिकल्ट था? अ, तो नहीं, शुरुआत करना थोड़ा सा मुश्किल था, कि लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास जितना टाइम है, मैं जितना कर सकती हूँ उसमें मैं अपना 100% दूंगी। मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोई काम शुरू किया और उसको ऑनेस्टली अच्छे से किया नहीं। तो मैंने सिर्फ यही इतना किया कि मैं चाहती थी कि मैं एक अटेम्प्ट ऐसा दूं जिस मेरा सिलेक्शन हो ना हो, मेरे अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं हर चीज़ मेरे अंदर था कि उसके लिए मुझे जो भी छोड़ना पड़े मैं तैयार हूँ, उस टाइप का था मेरे अंदर। तो जैसे कि आधी आबादी अब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है आसमान से लेके हर जगह, हर फील्ड में, वेदर इट्स टीचिंग लाइन, वेदर इट्स बीइंग अ डॉक्टर, जर्नलिस्ट, एनी एवरीवेयर। सो लाइक जैसे आपने बोला आप हाउसवाइफ भी थी कुछ टाइम के लिए, हाँ, बेबी था, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं, बेबी जिस टाइम पे सोता था, तो मैं उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करती थी। 21 वाले अटेम्प्ट में मेरा बेबी जनरली 9:30 बजे के आसपास सो के उठता था, तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 पे उठ के और 9:30 तक का टाइम एक स्ट्रेच में निकालने की कोशिश करती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह रखती थी। फिर दिन में भी जैसे बेबी थोड़ा देर सोया, तो मैं उस टाइम में अपना पढ़ लेती थी। दिन में पूरा, मतलब शाम के 6 बजे तक फिर मैं 2.5 3 घंटे ही दिन में निकाल पाती थी। फिर हस्बैंड जब आ जाते थे ऑफिस से, तो उस टाइम उसके बाद वो उसे देखते थे, और फिर 12 1 2 जब तक मैं जगती थी उस टाइम तक मैं पढ़ाई करती थी। क्रेडिट किसको देना चाहिए अपने सक्सेस के लिए? अ, सबसे पहले तो फादर को, कि उन्होंने मुझे इस तरीके का बनाया कि मुझे बस ये लगता है, कभी ये नहीं लगा कि कोई चीज़ कठिन है, ये लगा कि जो मैं कर सकती हूँ वो पूरा करूँगी। और उसके बाद डेफिनेटली अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस जर्नी में मुझे मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मोटिवेटेड रखा, और मुझे लगता है मेल कम्युनिटी को उनसे ज़रूर सीखना चाहिए। वी आर टुवर्ड्स द 5G, राइट? तो इस 5G नेटवर्क को आपने कैसे यूज़ किया अपने तरक्की के लिए? तब तो अभी 5G तो अभी लॉन्च हुआ है, 4G था मेरे पास, और वाईफाई हमने लगा रखा था। मोबाइल में मैं नेट नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि मोबाइल में बहुत आसानी से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो मोबाइल से मैंने सब हटा रखा था। लैपटॉप हमेशा मेरा ऑन रहता था, और उसमें मैं डेली एडिटोरियल डिस्कशंस, और लैपटॉप ऑन रखने से स्मार्ट स्टडी करने में मुझे बहुत हेल्प मिली। तो इस नेटवर्क ने मुझे स्मार्ट स्टडी करने में बहुत हेल्प किया। और दूसरा, जब मैंने मेंस इंटरव्यू का फेज़ आया, तो मेरे 2 फ्रेंड हैं जो बेसिकली जिन्होंने मेरी इंटरव्यू की तैयारी कराई। एक अभी IIRS है, श्रीनगर में पोस्टेड है, और एक कई सारे इंटरव्यू दे चुके हैं। तो हम 4 लोग, एक मेरे हस्बैंड और 2 फ्रेंड्स, चारों लोग शाम को इंटरनेट पे जुड़ते थे, और ये लोग अपने क्वेश्चन रेडी रखते थे, मॉक इंटरव्यू मेरा लेते थे, मार्क्स देते थे। तो इस तरीके से सबसे बड़ा योगदान तो यही था इंटरनेट का। क्या आपने भी कोचिंग किया? कोचिंग नहीं किया मैंने, कोचिंग में एनरोलमेंट ज़रूर कराया था, जब 15 के टाइम पे, जब मेरी थीसिस कंप्लीट हुई थी, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो वो, क्योंकि थीसिस था, प्री PhD वाइवा था, फाइनल वाइवा था, तो एक तरीके से वो वेस्ट ही हुआ। उसके बाद फिर बाकी फ्रेंड्स ने हेल्प किया, तो मैं चीज़ें कर पाई। कोचिंग कितना ज़रूरी होता है आपके अकॉर्डिंग? अ, देखिए, अगर आपको लगता है कि आप खुद से एनालिसिस अच्छी कर लेते हैं,
आप ये समझ पाते हैं कि क्विकली आप ये पकड़ लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो आप इंटरनेट आज के समय में इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं क्या पढूं, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है और आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्शन दे सके, तो आप एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग आपको डायरेक्शन देता है कि आप ये आपको सिलेबस का लेंथ और ब्रेथ बताता है कि आपको इसके बीच में रह के पढ़ाई करनी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं इसको। स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि ये टफ एग्जाम नहीं है, रादर कि ज़्यादा मतलब कि स्ट्रैटेजी बेस्ड है। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि ये एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बेस्ड है। आप जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उससे भी जितने अच्छे से इसको आप फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, अ, वो आपके सक्सेस के चांसेस उतने अधिक बढ़ जाते हैं। आप बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, पहले मुझसे कोई कहता था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच के आंसर लिखिए, तो मुझे लगता था कि क्या बातें कर रहे हैं, सिलेबस याद रखिए तो मतलब सिलेबस याद रखने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब मैंने खुद किया तो मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी का भी है। सो मैम अपनी कुछ हॉबीज़ के बारे में बताएं। मेरी हॉबी राइटिंग है, रीडिंग है। मैं पोएट्री लिखती हूँ, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। मैंने आकाशवाणी से दिल्ली में और इलाहाबाद में प्रोग्राम भी किया है और कई सारी मेरी ऑनलाइन पोएट्री पब्लिश है। इसके साथ ही मेरी एक हॉबी कुछ एस्ट्रोलॉजी। पोएट्री सुना दीजिए मैम, कुछ लाइन्स। जब ये निर्भया का केस आया था तो उस टाइम पे मैंने एक पोएट्री लिखी थी। पूरा तो मुझे नहीं याद है पर थोड़ा याद है। मैं सिरे से नकारती हूँ तेरी सत्ता को, इस दंभ के प्रतिबिंब को, जहाँ तुम दीपक बन जलते रहो, गढ़ते रहो नए कीर्तिमान, और मैं दीपक तले का अंधेरा बनी रहूं। सुनो, अब तुम उपसर्ग नहीं रहे और मुझे प्रत्यय बनना स्वीकार्य नहीं। मेरी हर हार में तुम और अधिक गिरते हो, मेरी हर लड़खड़ाहट तुम पर और प्रश्न चिन्ह उठाती है, और मुझसे एक जिंदगी की मौत में तुम्हारी अनगिनत मानवता दम तोड़ती है। बीच के कुछ पैराग्राफ्स मुझे अभी मिस हो रहे हैं। और मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी साइंस के जैसे लगता है। मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप आंख बंद करके एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करिए या बिल्कुल अंधानुकरण करिए। पर मैं एक साइंस के तौर पे इसको सीखने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ कि टाइड्स आता है तो मैं मून का इफेक्ट देख सकती हूँ, उस टाइप से जो सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स हैं डेफिनेटली उनका भी क्या आप भी इफेक्ट ऐसी होगा। एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हैं, लाइक कि भविष्य में मेरा बेटा कलेक्टर ही बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि जिस फर्स्टली डिजर्व देन डिजायर, जो जिस चीज़ के लिए डिजर्विंग होगा वो वही पाएगा लाइफ में। पर मैं एक इंडिया का एक एंशियंट साइंस है, तो मैं एक साइंस की तरह इसको स्टडी करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। जैसे कि होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं कि थोड़ा टाइम पढ़ लिया, फिर मतलब कि कुछ और करने लगे, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कि खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। आप कैसे करती थी खुद को? मैंने ये सोच लिया था कि मैं डेली में 6 से 7 घंटे, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ना था मेरे पास। फिर मेरी जॉब शुरू हो गई थी और बेबी भी था, तो मैंने ये रखा था कि 7 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी है, चाहे मैं दिन भर घूमूं, चाहे मैं दिन भर घर में रहूं, बाहर रहूं। जैसे मैं अपना सारा काम करने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, उससे मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और यही मेरा मोटिवेशन था कि एक काम को अगर मैंने अपने हाथ में लिया है तो उसको ऑनेस्टली करेंगे। व्हाट वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट? माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी। स्टूडेंट जैसे कि अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पीएसआईआर लें, ज्योग्राफी लें, हिस्ट्री लें, क्या लें? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए? आपको एक आध सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसकी तरफ आपको अपना नेचुरल इंक्लिनेशन लगता होगा, तो आपको 2-3 सब्जेक्ट में अगर डाउट है तो आप मतलब हफ्ते 10 दिन दे के उन्हें पढ़ लीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको समझ में अच्छे से आता है, किसी के समझाने पे अच्छे से समझ में आता है या आपको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, आप परफॉर्म उसी में अच्छा करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑप्शनल हमेशा हमें जो अच्छा लगे और जो हमें आसानी से समझ में आए वही लेना चाहिए, ना कि किसी टॉपर ने ये लिया है या उसमें मार्क्स अधिक आ रहे हैं ये देख के कभी नहीं लेना चाहिए।
यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में ज़्यादा डिफरेंस तो ऐसा लगता नहीं है कि है, लेकिन है। इट्स अ ह्यूज गैप ओवर देयर। तो यूपीएससी जब यूपी पीसीएस आपने इंटरव्यू दिया तो कैसा रहा, और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड यू? यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस का सिलेबस अलाइंड है बिल्कुल। प्रीलिम्स में काफ़ी अंतर है। तो यूपी का प्रीलिम्स काफ़ी फैक्चुअल होता है, जबकि यूपीएससी का काफ़ी एनालिसिस बेस्ड होता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो तो अगर आप दोनों की तैयारी को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस पूरा अलाइंड है। इंटरव्यू के बारे में मैं कहूँ तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, और उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। मेरा इंटरव्यू 25 जुलाई को था। तो मुझसे यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया था, और यूक्रेन की पोर्ट सिटी पूछी गई थी, और कौन सा सी यूक्रेन को टच करता है, और क्वाड के बारे में पूछा गया था, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था मुझसे, और साथ में पूछे मुझसे फीमेल्स के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे, विशाखा गाइडलाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये सारी चीज़ें थी। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारे जो एस्पिरेंट्स जो एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस सबसे पहले तो आप ठान लीजिए कि 1-2 साल आपको बिल्कुल अपना इसमें ऑनेस्टली देना है, और बिल्कुल माइंडसेट इससे शुरू करिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। आप लगे रहिए एक स्ट्रैटेजी के साथ, सोर्सेज लिमिटेड रखिए, बिल्कुल लिमिटेड, और खूब रिवाइज करिए जितना आप कर सकते हैं। और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो डरा। थोड़ी लास्ट लाइन में कंफ्यूज करे, जीता वही जो डरा नहीं। थैंक यू सो मच हम अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो हम जानेंगे और भी लोगों से, और जानेंगे कैसी रही उनकी तैयारी जीत की।